और वहीं हम सोचते थे कि जब से पढ़ाना शुरू किए स्टूडेंट्स को तब से तो बोर्ड में लगातार स्टूडेंट टॉपर बने हैं। लेकिन ऐसा क्या बात है कि जो सीनियर स्टूडेंट है उनके भाई बहन के अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको नहीं जान रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तक हम नहीं पहुंच रहे हैं। और आप टॉपर स्टूडेंट को देख भी सकते हैं नया वाला एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल करके। जब ये नया वाला इंस्टॉल करिएगा प्ले स्टोर से, पुराना वाला मत करिएगा। लेकिन मैंने सोचा कि इस बार ना 70 में जो 70 सीरीज लाऊंगा उसमें पूरा मोस्ट एमवीबीआई क्वेश्चन यूट्यूब पे मैं बच्चों को दे दूंगा बिल्कुल फ्री में। और जब से ये देना शुरू किया तब से आप लोगों का प्यार, सपोर्ट और आज जो व्यूज आ रहा है बहुत अच्छा है। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि मेरे बच्चों हम लोग लाएंगे 70 में 70 मेहनत करके। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी सर पटना खेमनी चक से, और आपके लिए 70 में 70 सीरीज में आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 है। 2 पार्ट में चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव खत्म होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव लाएंगे। तो चलिए मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास को। अच्छा हाँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में क्लास आता है 4 PM में, देख सकते हो। और प्ले स्टोर से ये नया वाला ऐप इंस्टॉल करिएगा, पुराना वाला ऊपर वाला वो इंस्टॉल मत करिएगा, नीचे वाला इंस्टॉल करिएगा। चलिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, काफी इजी वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। एक बात और मेरे स्टूडेंट्स की, अगर आप देखेंगे तो ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है ना, इस पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। इसमें बहुत सारा चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप के लिए नंबर है, इसी नंबर पे ना आप सारे क्वेश्चन को लिख करके हमको भेजिएगा। जो बच्चे भेजते हैं उनका नाम मैं कम्युनिटी टैब में डालता हूं, हालांकि अभी थोड़ा लेट हो गया है, मैं डाल दूंगा पीछे के क्लास का। और हम लोग का न्यू वाला ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए क्या कहा जा रहा है। अच्छा एक बात और, जब मैं क्लास में करवा रहा हूं ना तो आप लिखते तो जाएंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड चीज ना मैं बीच बीच में बताते जाऊंगा, उसी से संबंधित 2-4 पॉइंट उसको भी लिख लीजिएगा। काफी स्मूथली हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है। तो देखिए, तो बिंदु आवेश Q से R दूरी पर जो इसका खुद का विद्युत क्षेत्र होता है वो KQ/R², विद्युत क्षेत्र E की बात कर रहा हूं, जहां K आपको पता होगा 1/4πε0 होता है बच्चों, Q/R²। लेकिन वही विद्युत विभव अगर भी निकालना रहे तो वो KQ/R² नहीं बल्कि KQ/R होता है, जिसे भी से दिखाते हैं। तो K का मान 1/4πε0 Q/R। तो देख लीजिए, इसका सही आंसर हमारा ए हो जाएगा पहला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, कंफ्यूज मत होइएगा, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। पढ़िए दूसरा क्वेश्चन, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, तो समझिए मेरे बात, मेरे बच्चों कह रहा हूं, यहां एक चालक लिखा है यानी कंडक्टर लिखा है, और चाहे वो कंडक्टर गोलाकार हो यानी स्फेयर हो या जैसे तैसे ऐसा कोई आकार का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चाहे खोखला हो कंडक्टर या भरा हुआ हो, यहां दिया हुआ है खोखला, दिया हुआ है ना हॉलो, तो चाहे आपको हॉलो दे बच्चों या फिर भरा हुआ दे, जैसा भी दे, ठीक है, वो कंडक्टर है। और चाहे गोलाकार हो या जैसा भी हो, याद रखिएगा कि अंदर में विद्युत क्षेत्र हमेशा 0 होता है। कोई भी कंडक्टर को यानी चालक को अगर हम चार्ज कर देंगे तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र, वो हमेशा 0 रहेगा। और जो पोटेंशियल भी होता है ना, विभव, वो हर बिंदु पे एक समान रहेगा, हर बिंदु पे एक समान। और वो किसके बराबर होगा, तो सतह के विभव के बराबर। जैसे अगर प्लस में मैंने आवेश किया चालक को, तो मान लीजिए सतह पर विभव यानी पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो अंदर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा 2 वोल्ट होगा। तो याद रखेंगे, किसी भी कंडक्टर चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे 0 होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह पे समान रहेगा, और सरफेस जो सतह का पोटेंशियल है उसी के बराबर होगा। तो आप दूसरा का आंसर देखेंगे बच्चों, तो विद्युतीय क्षेत्र तो 0 होता है लेकिन विद्युत विभव नहीं, यानी 2 का सही आंसर हमारा हो जाएगा मेरे बच्चों सी, ठीक है। 3 में आते हैं, 3 का देख लीजिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ले वही क्वेश्चन है, कह रहा किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो विभव क्या होगा, हर जगह एक समान होगा। बस बोल दिया है कि पॉजिटिव चार्ज कर दिए हैं तो पोटेंशियल पूछ रहा है, तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किए तो सरफेस पर पोटेंशियल +2 वोल्ट होगा अगर, तो अंदर में भी हर जगह पे +2 वोल्ट। पॉजिटिव चार्ज किए हैं बच्चों, तो पॉजिटिव के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव में ना आएगा, तो हर जगह पे जब विभव पॉजिटिव में आएगा तो सतह पे, तो अंदर में भी हर जगह पे सेम रहेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो धनात्मक होगा और समरूप होगा, देख लीजिए, पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। तब मेरे लिए ये बतिया याद रखिएगा कि पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर हर जगह पे सेम होता है और सरफेस यानी सतह पर के पोटेंशियल के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र अंदर में हर जगह पे 0 होता है, ठीक।
अगला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का खोखला गोला है। ठीक है बच्चों। अच्छा, जो मैंने बोला ना कि चाहे वो खोखला हो या भरा हुआ हो, हर जगह पे सेम होगा, तो ये सिर्फ कंडक्टर यानी चालक के लिए सेम होता है, इंसुलेटर के लिए नहीं होता। जब आईआईटी जेईई या नीट का तैयारी करेंगे क्लास में या किन्हीं भी टीचर से या मुझसे, तो आपको ये बात पता चलेगा। तो आपके बोर्ड्स में ना कंडक्टर के बारे में ही पूछता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का कोई गोला है। ध्यान दीजिएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। पूछा क्या जा रहा है बच्चों कि इसको आवेशित किया जाए कि सतह पे विभव 10 वोल्ट है, सतह पे, सरफेस पर, ठीक, यानी पोटेंशियल 10 वोल्ट है। तो केंद्र पर कितना होगा? 10 है वोल्ट। आय माय, ये कौन क्वेश्चन है? तो हम लोग जानबे करते हैं ना कि अगर चालक का बना हुआ है तो जितना सरफेस पर पोटेंशियल उतना अंदर के हर जगह पे, तो केंद्र भी तो अंदर ही में ना हो गया। समझे? तो अगर सरफेस पे दे दिया बच्चों पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो अंदर में भी 10 ही वोल्ट होगा, कहीं भी अंदर में पूछ दे। अगला विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक होता है। देखिए इसका ना आंसर बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से बताएंगे और सही भी अपने जगह पे वो हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीका एक ही है। कैसे? क्योंकि देखिए आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, E बराबर F/Q। किसी भी बैच में, जो हम बैच ले रहे हैं नया वाले हाई ऐप पे या किसी टीचर से पढ़े होंगे कहीं भी, तो यहां से देखेंगे जो F होता है बल, फोर्स, उसका यूनिट होता है न्यूटन, और चार्ज का कूलम्ब। तो यहां से देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाता है न्यूटन पर कूलम्ब। लेकिन एक फार्मूला और आप पढ़े होंगे, -∂V/∂R, याद करिए। और यहां से जब विद्युत क्षेत्र का मात्रक देखेंगे तब V का हो जाएगा वोल्ट, विभव का, पोटेंशियल का, डिस्टेंस R का मीटर, यानी वोल्ट बाई मीटर, यानी वोल्ट पर मीटर। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम दोनों होता है, दोनों एक के है, अलग नहीं है, याद रखेंगे। क्लियर बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो वही फार्मूला आ गया जी जो अभी मैं करवाया हूं आप लोगों को। हो माय गॉड, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V, यानी E और V के बीच सही संबंध क्या है? तो हम लोग जानते हैं ना, E बराबर -∂V/∂R। और वहीं अगर विद्युत क्षेत्र सिर्फ X अक्ष की ओर हो तो E बराबर डायरेक्टली बोल सकते हैं -∂V/∂X भी बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। और डो के जगह पर D भी बोल सकते हैं जब सिर्फ X अक्ष की ओर हो तो E बराबर -dV/dx वो भी बोल सकते हैं। R का मतलब होता है X, Y, Z तीनों। रियल में फॉर्मूला ये होता है, लेकिन जनरली हम लोग जो बोर्ड्स में पढ़ते हैं उसमें यही पढ़ते हैं कि X अक्ष की ओर विद्युत क्षेत्र हो, ठीक है, तो उसमें -dV/dx भी हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। तो E बराबर हो जाता है -dV/dx, याद रखेंगे। ओके बच्चों, अच्छा एक चीज और जानते हैं, ये जो dV/dx है ना, इसको बोलते हैं विभव प्रवणता। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो -dV/dx को विभव प्रवणता, इंग्लिश में पोटेंशियल ग्रेडियंट, इंग्लिश में पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होता है, तो विभव प्रवणता के माइनस के बराबर, ठीक है। अगर ये आ गया तो डायरेक्टली आप फार्मूला बता ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर, अरे भाई तो वही आ गया, विभव प्रवणता के बराबर। परिमाण पूछ रहा है, निगेटिव, ऐसे तो विभव प्रवणता का माइनस होता है ना, अभी ना बताया, देखिए विभव प्रवणता का माइनस ना होता है, dV/dx को विभव प्रवणता इसका माइनस ना, लेकिन परिमाण पूछ रहा है तो माइनस क्या, सिंपली प्लस बोल दीजिए, dV/dx के बराबर, यानी विभव प्रवणता के बराबर। इसका सही आंसर ये हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर 7 का। 8 नंबर देखिए मेरे बच्चों, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विभव के क्षेत्र में क्या होता है, तो जहां एक समान विभव हो वहां विद्युत क्षेत्र 0 होता है। दो तरह से समझाता हूं, देखिए। पहला तो आप इसी फार्मूला को अगर देखेंगे जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, E बराबर -∂V/∂x, तब प्रश्न में साफ साफ कह रहा है कि विभव एक समान हो। तो अगर ये एक समान रहेगा, dV/dx एक समान अगर ये रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो E होता है वो 0 ना आ जाएगा। देखिए ना, E बराबर होता है -dV/dx, यानी V का डिफरेंशिएशन। अब V एक समान कह रहा है प्रश्न में, विभव कह रहा है कि एक समान हो, देखिए पोटेंशियल कांस्टेंट हो, तो पोटेंशियल कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ना, यानी विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। आइडिया लगा। दूसरा वैसे भी सोच सकते हैं, अभी मैंने बताया कि कोई चालक को जब आवेशित करते हैं तो अंदर के हर एक जगह पे विभव 0 विद्युत क्षेत्र 0 होता है, लेकिन विभव तो एक समान होता है ना, सतह पर के विभव के बराबर, जितना सतह पे रहेगा उतना अंदर। तो देखिए, तो हर जगह पे विभव एक समान है, तो विद्युत क्षेत्र 0 है कि नहीं।
ओके, तो एक समान विभव के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। कहां गया? विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मैथमेटिकली भी याद रखिएगा, देख लीजिए, इससे भी याद रखिएगा कि भी एक समान रहेगा तो एक समान कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 9 नंबर देखिए, एक समविभव तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में आवेश को कितना काम करना पड़ेगा? तो याद रखिएगा बच्चों कि समविभव तल में ना अगर आवेश को एक बिंदु से दूसरा बिंदु लेकर जाएंगे तो काम 0 होगा। तो पहले समविभव तल को समझिए, इससे रिलेटेड 2-3 को पॉइंट बता देते हैं और उसी से संबंधित आगे का क्वेश्चन भी है। समझिए, देखिए पहला कि समविभव तल क्या होता है? तो एक ऐसा तल जिसके हर जगह पर विभव समान हो। अगर यहां पे 2 वोल्ट है तो अगर ये समविभव तल है तो यहां 2 वोल्ट, तो यहां भी 2 होगा, यहां भी 2, यहां भी 2, हर बिंदु पे विभव सेम होगा 2 वोल्ट। ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर चूंकि ये समविभव तल और हर जगह पे विभव सेम है, जैसे यहां पे अगर 2 वोल्ट है तो यहां पे भी 2 वोल्ट होगा, तो इन दोनों बिंदु के बीच विभवांतर हमारा यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। नहीं, अब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो आप पढ़े होंगे फार्मूला V बराबर W/Q या W बराबर QV। तो सोचिए तो कि जब V का मान 0 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का मान 0 हो गया, तो आवेश को लेकर जाने में कितना काम करना पड़ेगा? शून्य। तो आज के बाद गांव के बुजुर्ग लोग बोल दे कि समविभव तल पे एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक अगर आवेश को लेकर जाते तो कितना काम करना पड़ेगा? खट से उसको बोल दीजिएगा कि भैया काम करना पड़ेगा भैया 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि समविभव तल के दोनों कोई भी बिंदु पे विभव सेम होता है, इसलिए विभवांतर यानी पोटेंशियल सेम होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा? 0 होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो काम भी हमारा लेकर जाने में 0 करना पड़ेगा। क्लियर? दूसरा बिंदु क्या है, पॉइंट क्या है जानते हैं कि अगर कोई बिंदु आवेश है, ऐसे आपको पता भी होगा, तो इस बिंदु आवेश के कारण ना समविभव तल गोलीय मिलता है, ऐसे चारों गोल गोल मिलता है। ठीक है, इसी से संबंधित प्रश्न देखिए मैं आपको आगे दिखाता हूं। ये तो समझ गए कि 0 हो जाएगा एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक आवेश को लेकर जाने में कार्य। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, कह रहा है एक बिंदु स्मॉल q को एक दूसरे बिंदु कैपिटल Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पे घुमाया जाता है, यानी ये पॉइंट चार्ज स्मॉल q रोटेटेड अराउंड अनदर पॉइंट चार्ज कैपिटल Q इन सर्कुलर पाथ। तो वर्क डन कितना का करना पड़ेगा? मतलब कैपिटल Q के चारों ओर एक स्मॉल q चार्ज को चारों ओर ऐसे घुमाया जाता है तो कितना काम करना पड़ेगा? 0। क्यों? अगर कोई कैपिटल Q आवेश है, इसके चारों ओर स्मॉल q को घुमा रहे हैं, तो अभी ना मैंने बताया कि ये समविभव तल होगा, ये समविभव तल होगा। बोला ना कि कोई भी कैपिटल Q बिंदु आवेश के कारण चारों ओर गोलीय समविभव तल मिलता है। और इसके पहले क्वेश्चन में पढ़े कि समविभव तल में एक बिंदु से दूसरा बिंदु आवेश को लेकर जाते हैं तो काम 0 करना पड़ता है। तो यहां भी अगर स्मॉल q को लेकर जा रहे हैं तो इस समविभव तल पे ना लेके जा रहे हैं, तो यहां भी काम हमारा हो जाएगा बच्चों 0 के बराबर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, समविभव तल जो मैंने बताया ना, उस पे विद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत होता है, याद रखिएगा, हमेशा विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की ओर हो। अच्छा, विद्युत क्षेत्र x अक्ष इधर होता है, y अक्ष इधर होता है बच्चों, और z अक्ष इधर हम लोग कहीं ले लेते हैं। ठीक, तो कह रहा है विद्युत क्षेत्र x अक्ष में की ओर हो। ठीक, तो समविभव तल होगा ऑब्वियस सी बात yz तल में। क्यों? क्योंकि समविभव तल जिधर होता है उस पर लंबवत विद्युत क्षेत्र होता है। तो खुद सोचिए कि विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड x अक्ष की ओर है, तो इस पर लंबवत सतह यही ना होगा yz तल। सोचिए तो ऐसे yz तल, y और z में तल बनेगा, ये देखिए yz तल। क्लियर बच्चों? आइडिया लगा? याद रखिएगा हमेशा ये बात मेरा कि समविभव तल पे विद्युत क्षेत्र लंबवत होगा। अगर विद्युत क्षेत्र x की ओर जा रही है तो समविभव तल yz तल में होगा। ठीक है बच्चों? चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का ये है, बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 10 कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र y अक्ष की ओर होता तो समविभव तल किस तल में होता? आपके सामने यही ऑप्शन है, इसी में किसी का आंसर बताना, ए बी सी डी में। ठीक है, फिर सुन लीजिए कि जैसे समविभव तल x की ओर गया तो उस पर लंबवत तल हो जाएगा yz तल, उसमें हुआ समविभव तल। अगर विद्युत क्षेत्र x की ओर है तो समविभव तल yz में, तो वहीं विद्युत क्षेत्र अगर y अक्ष की ओर होता तो समविभव तल किस में रहता? ऑप्शन ए बी सी डी में किसी को बताना है। ठीक है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का यही था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
कह रहा है 2 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में 20 जूल का कार्य होता है, तो वोल्ट कितना है, विभवांतर कितना है। तभी ना हम लोग पढ़ रहे थे V बराबर W बाई Q। देखिए तो W हो गया 20 का, Q हो गया 2 का, सॉल्व करेंगे 10 वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा ए बच्चों, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ना फॉर्मूला देखेंगे थे, V बराबर W बाई Q बताए थे। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तभी फॉर्मूला देखे थे V बराबर W बाई Q। तो सोचिए तो कि 1 वोल्ट निकालना, तो 1 वोल्ट कब होगा, जब W भी एक W मतलब W का मात्रक होता है जूल, काम जो है कार्य उसका मात्रक जूल, और आवेश Q भी एक, चार्ज भी एक, तो उसका मात्रक होता है, यूनिट होता है कूलम्ब। तो 1 वोल्ट किसके बराबर हो गया, 1 जूल अब बाई 1 कूलम्ब, यानी 1 जूल पर कूलम्ब, 1 जूल पर कूलम्ब। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, देख लीजिए। फॉर्मूला पता है तो ऐसे बता देंगे, V बराबर W बाई Q, तो यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, तो W का मात्रक यूनिट हो गया जूल और चार्ज का यूनिट हो गया कूलम्ब, तो 1 जूल पर कूलम्ब के बराबर। ऐसे भी डिटेल कोर्स पढ़े होंगे तो उसमें मैंने सब बताया है ये सब। अगला है विद्युतीय विभव V का मात्रक क्या है, तो फिर से वही सेम फार्मूला V बराबर W बाई Q। ऊपर W का मात्रक रखिए, नीचे Q का, सॉरी बीमा पूछ रहा है, ऊपर W का डायमेंशन रखिए, बीमा रखिए बच्चों, नीचे Q का डायमेंशन रखिए और पुट पाट करके निकाल लीजिए 14 का आंसर। 14 का सही आंसर ए हो जाएगा। आप रख सकते हैं W का, आप लोग को पता है ना कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से W निकलता है, तो फोर्स का होता है mLT का पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का L, तो ये हुआ W का डायमेंशन, और आवेश का डायमेंशन होता है A इंटू टी, AT। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करिएगा तो mL इंटू L स्क्वायर, तो mL स्क्वायर, और T का पावर -2 है, T ऊपर जाएगा तो -3, तो mL स्क्वायर T का पावर -3, और A ऊपर जाएगा तो -1। देखिए mL स्क्वायर T का पावर -3, A का पावर -1। W का ऊपर में डायमेंशन भी रखिए, नीचे में आवेश का रखिए, निकाल लीजिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना, तो ना तो मात्रक के लिए सोचना है, ना तो बीमा के लिए सोचना है। और पहले हम लोग जब 70 का 70 सीरीज खत्म करेंगे ना, उसके बाद वीडियो लाएंगे वो सबका, बीमा का भी लाएंगे, सब चीज का लाएंगे, परेशान मत होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2 सुचालक गोलों को अलग अलग आवेशित करके जोड़ दिया जाए, तो देखिए 2 सुचालक गोलों को अलग अलग आवेशित करके जोड़ देंगे तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि आवेश और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे इन दोनों को जोड़िएगा तो आवेश तो एक से दूसरा में जाएगा, तो आवेश तो संरक्षित रहेगा। जैसे मान के चलिए इसमें 20 कूलम्ब है, इसमें 5 कूलम्ब है, टोटल 25 कूलम्ब है। जब जोड़ेंगे तो मान के चलिए इससे इसमें कुछ आवेश जाएगा, तो इसमें जितना कमेगा इतना बढ़ेगा, दोनों मिला के तो अभी भी 25 रहेगा, इसी से उसमें गया तो। लेकिन ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि जितना देर तार से ऊर्जा धारा बहेगा यानी आवेश बहेगा, उतना देर तार के प्रतिरोध के कारण उष्मा न उत्पन्न होगा। तब विद्युतीय ऊर्जा उष्मा बन के हानि न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदल के लॉस हो जाएगा ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, आवेश होगा। दोनों गोले की आवेश संरक्षित रहेगी, ठीक है, इसका आंसर भी होगा। आवेश, ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी, ठीक है बच्चों। तो 15 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बी। 16 का, चलिए पढ़िए 16 का सही आंसर। 16 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि ई आवेश और उसका द्रव्यमान m वाला कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है E, इसका आवेश E है, द्रव्यमान m है, ठीक। V वोल्ट में चला, V विभवांतर में चला, तो V विभवांतर में चलेगा तो ऑब्वियस ही बात है स्पीड बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जा रही है तब प्लस अपनी ओर खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को, माइनस को, तब स्पीड बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर V वोल्ट में मान लीजिए यहां से चल के यहां आ गया, विभवांतर भी है, तो यहां पे आने के बाद वेग कितना होगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, नीट वगैरह में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहां पे वेग पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे वेग। तो पहले तो एक चीज पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा V बराबर W बाई Q। और इसी चीज से एक चीज और भी आपके सर बताए होंगे, हम भी बताएं कि W कुछ नहीं ऊर्जा ही होता है, तो ये ऊर्जा बाई Q हो गया। तो देखिए, तो आपको आवेश तो इलेक्ट्रॉन का पता है, किसके बराबर, E के बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या आप ऊर्जा निकाल सकते हैं कि कितना ऊर्जा ग्रहण किया। जब ये इलेक्ट्रॉन V वोल्ट में चलेगा और स्पीड बढ़ेगा तो कुछ ऊर्जा ग्रहण करेगा, तो यहां से ऊर्जा निकालेंगे तो ऊर्जा इंटू होकर कितना आ जाएगा, Q इंटू V के बराबर, यानी E इंटू V के बराबर। तो ऊर्जा जो आएगा, एनर्जी जो आएगा V वोल्ट से चलने के बाद, वही E इंटू V के बराबर आ जाएगा, ठीक है। V जहां विभवांतर है, ठीक। अब यही ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा में आएगा ना, यही ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में आएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू E इंटू V। यहां से सॉल्व कर लीजिए, V निकालिए, V निकालेगा तो 2 इंटू होगा, m डिवाइड में आएगा, फिर V स्क्वायर से रूट अंडर, यानी V से भी मत काटिएगा, यहाँ V वेग है, यहाँ V विभवांतर वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों V को काटिएगा मत, यहाँ से 2 2 EV बाई m का रूट,
ये हो जाएगा ए। समझ गए ना कैसे निकला कि अगर v वोल्ट में इलेक्ट्रॉन चलेगा तो q इंटू v के बराबर ऊर्जा ग्रहण करेगा, यानी E इंटू v के बराबर, क्योंकि आवेश E है, और उस ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा ½ mv² के बराबर करके वहां से वेग निकाल लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 16 के 17। अब चलिए देखिए क्या कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है। तो आपको पता होगा कि वैद्युत द्विध्रुव में जितने का माइनस उतने का प्लस होता है, उसी को ना द्विध्रुव बोलते हैं, कि जितने का माइनस उतने का प्लस को मिला के बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो कुल आवेश देखेंगे तो माइनस और प्लस मिलकर के 0 हो जाएगा, टोटल जोड़ देंगे तो जैसे एक पे -10 कूलम, एक पे +10 कूलम, तो टोटल 0। तो वैद्युत द्विध्रुव पे कुल आवेश 0 होता है। ठीक, दूसरा प्रश्न इसी में सुनिए कि वैद्युत द्विध्रुव का, हर एक वैद्युत द्विध्रुव का अपना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और वो होता है आवेश, जो आवेश है वो इंटू आवेश के बीच के दूरी को अगर d से दिखाते हैं तो आवेश इंटू दूरी के बराबर होता है। ठीक है, और इसका SI मात्रक अगर निकालेंगे, सुनिए, जितने का माइनस उतने के प्लस को मिला के वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। हर एक द्विध्रुव का अपना आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो होता है आवेश इंटू आवेशों के बीच की दूरी। तो उसका मात्रक अगर द्विध्रुव आघूर्ण का निकालेंगे तो सोचिए, तो आवेश का हो गया कूलम, दूरी का मीटर, तो कूलम मीटर होता है मात्रक, सेंटीमीटर मत पढ़िएगा। बहुत सारे यूट्यूब पे जो टीचर रट के पढ़ाते हैं ना, सिर्फ गेस पेपर वगैरह से कहीं कहीं से क्वेश्चन ला के, उनको खुद नहीं पता है, बस टिक करवाएंगे। देखिएगा, पढ़ेंगे क्वेश्चन टिक करवाएंगे, उनको एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा उसमें, तो इसको सेंटीमीटर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। तो ये कूलम मीटर, इसका SI मात्रक होता है कूलम मीटर। ठीक है, लेकिन जानते हैं जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है एटॉमिक लेवल पे, परमाणुक स्तर पे, परमाणु के स्तर पे, वो डिवाई भी होता है, बस SI मात्रक है कूलम मीटर, लेकिन परमाणु के स्तर पे द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डिवाई भी होता है। तो वो भी याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन वो वही है, देख लीजिए, डिवाई किसका मात्रक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परमाणु के लेवल पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अगर विद्युत द्विध्रुव को एक समान, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल को कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टोटल जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा। देखिए मैं बताता हूं कि अगर एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक, और इसमें आप कोई इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव को जितने का प्लस उतने का माइनस रख रहे हैं, ठीक है, तो देखिए, तो इस E के कारण प्लस पे इधर फोर्स लगेगा Q इंटू ई के बराबर, F बराबर Q इंटू ई पढ़े होंगे, और इस E के बराबर माइनस पे उल्टा फोर्स लगेगा, क्योंकि माइनस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा में फोर्स लगता है Q इंटू ई के बराबर। तो सोचिए, तो इस द्विध्रुव पे यानी इलेक्ट्रिक डायपोल पे जितना फोर्स इधर लगा उतना इधर लगा, दोनों का मान सेम है और दिशा विपरीत है, तो कुल बल क्या आ जाएगा, हमेशा 0। तो याद रखिएगा, जब एक समान यानी कांस्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब हमेशा फोर्स 0 होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा तब 0 नहीं होगा, क्योंकि प्लस पे अलग फोर्स लगेगा, माइनस पे अलग फोर्स लगेगा, 0 नहीं होगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया ये बात? यस सर, समझ गए हैं। ठीक है, अब जानते हैं बल्क फोर्स लगने के कारण जानते हैं द्विध्रुव घूम जाएगा, ऐसे घूमेगा, तो घूमेगा तो जो घूमने के कारण जो बल आघूर्ण यानी टॉर्क लगता है वो लगता है Pe sin थीटा के बराबर, जिसे हम लोग सदिश के रूप में P क्रॉस E भी लिख सकते हैं। तो ये भी एग्जाम में आता है कि टॉर्क कितने का लगता है, इस पे क्वेश्चन अभी है सब, ठीक। और उसके बाद ये भी पूछता है कि टॉर्क सबसे ज्यादा कितने डिग्री पे लगेगा। तो देखिए, तो साइन थीटा है और साइन 90 सबसे ज्यादा होता है, P और E तो सर सेम रहेगा। अब साइन थीटा पे डिपेंड करना, साइन 90 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है 1 के बराबर, यानी 90 डिग्री पे टॉर्क सबसे ज्यादा लगेगा। ठीक है, पहला बात हो गया। देखिए दूसरा बात कि इसी द्विध्रुव का कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा जब बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखें, तो जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा, और वो ऊर्जा होता है माइनस Pe cos थीटा के बराबर, जिसको माइनस P डॉट ई भी बोल सकते हैं। ये देखिए माइनस P डॉट ई भी, और ये सबसे ज्यादा कब होगा, तो 180 डिग्री पे ज्यादा होगा। कुछ बच्चे बोल देंगे सर cos थीटा ना है सर, cos 0 ना सबसे ज्यादा होता है 1 के बराबर। हाँ होता है, लेकिन आगे देखिए माइनस लगा हुआ है, तो cos 180 रखेंगे तो cos 180 माइनस 1 होता है सबसे कम, तो माइनस 1 और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 180 डिग्री पे ऊर्जा ज्यादा होता है। याद रखिएगा, टॉर्क लगता है, पहले तो बल कुल 0 हो गया, कुल बल, टॉर्क इतने का आया, बला घूर्ण इतने का आया, और स्थितिज ऊर्जा इतने का आ गया। ठीक है, और इसको अगर θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाते हैं हम, तो घुमाने में हमें जो काम करना पड़ता है वो Pe cos θ1 माइनस cos θ2 के बराबर। ठीक है, जहां θ1 अगर 0 डिग्री, कभी कभी बोलता है कि 0 डिग्री से घुमा दिए, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं Pe और cos 0 हो गया 1, तो 1 माइनस θ2 हो गया θ के बराबर। ये भी आप लिख सकते हैं, देख लीजिए। चलिए पूरा क्वेश्चन इसी पे आधारित है, देखिए इसको
सबसे पहला कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल P है, उसमें कर रख दिया बाहरी फील्ड में, तो टॉर्क कितने का लगेगा? अभी मैंने बताया बच्चों कि टॉर्क लगता है P क्रॉस E, या मान में PE sin थीटा बोल सकते हैं। और PE sin थीटा हुआ, बला घूर्ण लगता है ना, और सबसे ज्यादा अभी मैंने बताया 90 डिग्री पे। इसमें कह रहा है, देख लीजिए पढ़िए, कि अधिकतम बला घूर्ण यानी मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? जब 90 डिग्री कोण होगा तो, क्योंकि साइन थीटा है, साइन 90 सबसे ज्यादा होता है, अभी मैंने बता दिया। अभी स्थितिज ऊर्जा भी मैंने बताया था कि बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो स्थिति, देखिए टॉर्क लगता है P क्रॉस E, स्थितिज ऊर्जा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस P डॉट E यानी माइनस PE cos थीटा, और वो 180 डिग्री पे सबसे ज्यादा होता है। यहां पे स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा था, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे बच्चों तो खरा सबसे ज्यादा स्थिति ऊर्जा कब होगा? तो 180 डिग्री पे। भूलिएगा मैं, टॉर्क सबसे ज्यादा 90 डिग्री पे यानी बल घूर्ण 90 पे, और स्थिति ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 180 डिग्री यानी पाई रेडियन पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसके बाद 23 के बाद 24 नंबर कह रहा है विद्युतीय क्षेत्र में घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा? तो अभी ना मैंने आपको बताया है कि जो घुमाने में काम करना पड़ता है बच्चों, माइनस PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, याद करिए, देखिए मैंने बताया था, याद करिए, थोड़ा सा धुंधला धुंधला देखिए, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इसमें भी मैंने कहा कि अगर 0 डिग्री से घुमाते हैं तो थीटा 1 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 और माइनस cos थीटा, 0 से थीटा डिग्री पे घुमाएंगे, 0 डिग्री से थीटा डिग्री पे, ठीक है। तो cos 0 1 है, यहाँ cos थीटा, तो PE 1 माइनस cos थीटा, ये भी आता है, मैंने सब पढ़ा दिया समझा के। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 24 के बाद 25 नंबर देख लीजिए। 25 में क्या कह रहा है सुनिए, कि विद्युत विभव द्विध्रुव के कारण कितना होगा, ये ध्यान दे लीजिए। तो द्विध्रुव देखिए सुनिए, कोई बिंदु आवेश Q रहता है तो इसके कारण r दूरी पर विद्युत विभव होता है KQ/R, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अभी मैंने बताया था पहला क्वेश्चन में। लेकिन जानते हैं द्विध्रुव अगर कोई माइनस चार्ज हो, और देखिएगा द्विध्रुव का कोई माइनस चार्ज और प्लस चार्ज हो, इसके कारण r दूरी थीटा कोण पर विभव निकालना हो तो होता है KP cos θ/r²। ध्यान रखिएगा। तो अगर बिंदु आवेश के कारण विभव बोले ना तो 1/r पर निर्भर करता है, सॉरी विभव भी 1/r पे, लेकिन द्विध्रुव के कारण विभव बोले तो 1/r² पे निर्भर करता है। देख लीजिए, ये दोनों चीज देख लीजिए, याद रखिएगा। तो विभव होता है KP, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, KP cos θ/r²। कहां है? KP cos θ/r²। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। देख लीजिए, KP cos θ/r², K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आज के लंबवत, अच्छा पूछ रहा है कि माइनस आवेश हो प्लस आवेश हो, तो ये जो लंबवत होता है ना, इस पे कितना विभव होगा? तो इसके लिए थीटा 90 ना हो गया बउआ, अभी थीटा डिग्री पे ऐसे निकाले थे ना, तो यहाँ पे निकालेंगे इस बिंदु पे तो थीटा 90 ना होगा। तो देखिए KP cos θ/r² में खुद देखिए कि थीटा अगर 90 पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू कितनी? 0 हो जाएगी ना। KP cos θ/r² में अगर थीटा 90 पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0। तो याद रखिएगा कि विभव शून्य होता है। वैसे तो फॉर्मूला विभव का मैंने बताया, लेकिन अगर लंब समद्विभाजक रेखा जिसको बोलते हैं निरक्षीय, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, तो उस पे निकालेंगे बच्चों, ठीक है, एक्सिस, ठीक है बच्चों, तो उस पे हमारा हमेशा शून्य हो जाएगा, ठीक है। आज के कारण लंबवत किसी बिंदु पर, देखिए लंबवत, ठीक है, द्विध्रुव आज के लंबवत बिंदु पे, ठीक है बच्चों, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये मैंने अभी बता दिया कि जो विद्युत क्षेत्र होगा, विभव भी यहां गलती से ई लिखा गया, इसको सुधार लीजिएगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव भी, और यहां गलती से ई टाइप हो गया भी, तो V/r² का समानुपाती होगा। समझे ना? तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि आप समझ गए होंगे, आइडिया लग गया होगा। दिल लगा के पढ़िए। अगर लास्ट वाला आपको समझ में ना होगा तो 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा, और यही कहूंगा मन लगा के पढ़िए बच्चों। फ्रेंड को जरूर बताइएगा, और जानते हैं प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें पूरा प्लेलिस्ट बना दिया हूं आपकी बार 70 मेरे यार के नाम से। बस पढ़ते रहिए मेरे बच्चों। और हाँ, नया वाला एमिंग हाई ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। मजा आ गया, आज बहुत सारा क्वेश्चन देख लिया हम जल्दी में, और शेयर करिएगा, दोस्तों को बताइएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को लिख करके कॉपी में मुझे भेजिएगा। बस आपके बड़े भाई एस मनी सर आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, थोड़ा सा सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा हम लोग का। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। खूब दिल लगा के पढ़िए।